जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को जो है इससे पिछले वीडियो में क्लास नंबर 28 में जो है आप लोगों को हम करा रहे थे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार जो हुआ था बंगाल, मैसूर और पंजाब आदि के संदर्भ में आप लोगों को करा रहे थे। और आप लोगों को 44 तक जो है पार्ट 1 में करा रखे हैं क्लास नंबर 28 में। आज है क्लास नंबर 29 और पार्ट 2 है। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी? तो के.एम. पनिकर ने। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैध शासन के काल को डाकुओं की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? के.एम. पनिकर ने। अगला, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। अगला, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया मोहम्मद रजा खान को। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था रॉबर्ट क्लाइव ने राजा सिताब राय को। अगला देख लेते हैं, रंजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहभुजा से रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगला देख लेते हैं, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोट्रोनोवा के युद्ध में हराया वो था सर आयर कुट जो है ब्रिटिश जनरल था और ये हैदर अली को जो है पोट्रोनोवा के युद्ध में हराया था। सर आयर कुट पोट्रोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराया था। अगला देख लेते हैं, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त के थे, अस्थाई बंदोबस्त चलाए। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली जो है इसके समय सहायक संधि प्रणाली हुई थी। और लॉर्ड बेंटिंग जो है ये 1829 का 17वां रेगुलेटरी एक्ट चलाया था। और लॉर्ड हेस्टिंग जो यह है ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में नहीं हुआ था, तो ये गलत है। अगला देख लेते हैं, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता जो है धन एवं आशीर्वाद से की थी गुरु अर्जुन देव ने। अगला देख लेते हैं, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो उस समय अंग्रेज स्वतंत्र रूप से भारत में बस गए थे। अगला, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। अगला, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो शुकरचकिया से। अगला, ब्लड हो चुका है, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। यथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? कुशासन के आधार पे जो है उस समय बहुत सारे राज्य को हड़प लिया गया था, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ये कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को ले लिया, ब्रिटिश में मिला लिया था। और आगे देखने के लिए मिलेगा। तो अगला देखते हैं, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम जो है ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है ये अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी और मुंगेर में जो है कारतूस का जो है फैक्ट्री वो स्थापित किया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को,
किसकी किसकी समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद की समाधि जो है ये नंदेर गुरुद्वार में है, नंदेर गुरुद्वार में है, और इसी के वजह से सिखों द्वारा पवित्र भी माना जाता है नंदेर गुरुद्वार को। अगला, बक्सर के युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। अगला, टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। अगला, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी, जिसमें से 126 में से 123 व्यक्ति जो है मर गए थे। ये ब्लैक होल की घटना हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अगला देख लेते हैं। सॉरी, 146 व्यक्ति था, तो 146 में से 123 व्यक्ति जो है ये मर गए थे। ये कहाँ पे मरे थे? तो ये कलकत्ता में ये घटना हुई थी ब्लैक होल की। 146 में से 123 व्यक्ति मर गए थे। अगला, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। इसका समाधि स्थल कहाँ पे है? समाधि कहाँ पे है? तो नंदेर गुरुद्वारा में है समाधि स्थल गुरु गोविंद सिंह का। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध जो है इस समय प्रारंभ हो गया, ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था प्लासी का युद्ध। अगला, डीडी गुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। डीडी गुल जो है ये तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। अगला, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग के समय में मुर्शिदाबाद से कलकत्ता बंगाल के खजाने को स्थानांतरित किया गया था। अगला, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर बनाए गए थे। अगला, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पीटर इंडियन एक्ट 1784 पारित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के काल में पीटर इंडियन एक्ट 1784 में पारित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें होगा 1790 से 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। 1790 से 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, और 1824 से 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1824 से 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, और 1790 से 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। तो ये दोनों सही है, और ये वो 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है। अगला देखते हैं, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं, इसका होगा, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु रामदास के पश्चात बने थे गुरु अर्जुन देव, सिखों के गुरु थे जो। गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। ये 2 और 3 सही है, और 1 गलत है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। तो भारत में जो है ब्रिटिश कैसे अपना विस्तार किया? सबसे पहले सतारा को जीत लिया, उसके बाद संबलपुर को, उसके बाद झांसी को। यहाँ पे देखिए लिखा है, ब्रिटिश द्वारा इनमें समामेलन का सही कालानुक्रमिक विलय किया था। तो सबसे पहले ब्रिटिश सतारा को, संबलपुर को, उसके बाद झांसी को। सतारा को, संबलपुर को, झांसी को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। अगला, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। अगला देखते हैं,
1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 में। 1838 में जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अगला देखते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? ठगों के दमन से कौन संबंध है? तो कर्नल सलीमैन जो है ये ठगों के दमन से संबंधित है। कर्नल सलीमैन ठगों के दमन से संबंधित है। अगला देखते हैं। ये जो है आप लोगों को उदारवादी मुगल शासक है, ये उपाधि है। तो बहादुर शाह प्रथम को जो है अंग्रेजों ने कौन से उपाधि दी थी? तो शाह ए बेखबर की उपाधि दी थी बहादुर शाह प्रथम को अंग्रेजों ने। फर्रुखसियर को अंग्रेजों ने उपाधि दी थी मुगल वंश का घृणित कायर। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर था। मोहम्मद शाह का अगला नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला। बहादुर शाह द्वितीय को कहा जाता है बहादुर शाह जफर भी। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी। अगला देखते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? बहादुर शाह प्रथम के नाम से मोहम्मद मुअज्जम जो है मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। अगला देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो जुल्फ़िकार खां की सहायता से जो है ये बना था सम्राट। कौन बना था सम्राट? तो बना था ये जहांदार शाह, जो कि मुगल सिंहासन पर बैठा। किसके मदद से? तो जुल्फ़िकार खान के मदद से। अगला देखते हैं। फर्रुखसियर किसके सहायता से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के मदद से फर्रुखसियर मुगल बादशाह बना था। अगला नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को। अगला सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दिया? फर्रुखसियर को जो है सैयद बंधु जो है ना ये फर्रुखसियर को मार दिया। किसके मदद से? तो मराठों के मदद से। मराठों का मदद लिया और सैयद बंधु को मार दिया था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। क्वेश्चन नंबर 82 है, सैयद बंधु ने किस को बादशाह बनाने का काम किया? सैयद बंधु ने सबसे पहले बादशाह बनाया फर्रुखसियर को, रफ़ी-उद-दर्जात को। सैयद बंधु ने बादशाह बनाया फर्रुखसियर को, रफ़ी-उद-दर्जात को और रफ़ी-उद-दौला को और मोहम्मद शाह रंगीला को फर्रुखसियर ने बादशाह बनाया था। अगला सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ था। अगला किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम था। रोशन अख्तर मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम था। अगला अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रूहेला खंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जो है अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद जो है ये स्वतंत्र हो गया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। अगला भारत में आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का जो है नेपोलियन कहा जाता है और नादिर शाह भारत में आक्रमण किया था। अगला अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। जब अहमद शाह अब्दाली ने प्रथम आक्रमण किया था भारत में, उस समय मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला। अगला अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ? तो ये शाह आलम द्वितीय के समय में 3 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था
अहमद शाह अब्दाली शाह आलम द्वितीय के समय में 3 बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम जो है अली गौहर था। अगला, कौन सा मुगल बादशाह विषय परिस्थितियों के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राज सिंहासन पर पुनः स्थापित हुआ? तो शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनः स्थापित हुआ था? शाह आलम द्वितीय था। अगला देख लेते हैं, कौन मुगल बादशाह एक बार शायर भी था? कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया, यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर खां के दफन के लिए 2 खान जमी भी नहीं कुएं यार को मिली। तो ये बहादुर शाह द्वितीय जो था, बहादुर शाह जफर, इसको जो है बोला गया कि मृत्यु के समय में 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली थी, 2 गज दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली थी। बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर के बारे में कहा गया था। अगला देखते हैं, अंग्रेज़ों का पेश नगर बनाने का प्रथम मुगल बादशाह था? शाह आलम द्वितीय। अगला देखते हैं, बंगाल राज्य का स्थापना किसने किया था 1773 में? तो मुर्शिद कुली जाफर खां जो है बंगाल की स्थापना किया था 1713 में बंगाल को स्थापित किया था मुर्शिद कुली जाफर खां। फर्रुखाबाद को स्थापित किया था 1714 में मोहम्मद खां बंगस जो है फर्रुखाबाद को 1714 में स्थापित किया था। कर्नाटक को स्थापित किया था 1720 में। कर्नाटक को स्थापित किया था 1720 में कौन किया था? तो शहादत खान किया था। अवध को जो है स्थापित किया था 1722 में। 1722 में अवध को स्थापित किया था, कौन किया था 1722 में अवध को स्थापित? तो मीर मोहम्मद अमीन शहादत खान किया था, जिसका दूसरा नाम है बुरहानुल मुल्क। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 को। क्वेश्चन नंबर 94 है, हैदराबाद को स्थापित किया था 1724 में, किसने किया था? तो मीर कमरुद्दीन चिंकलीज खान जो है ये हैदराबाद को स्थापित किया था 1724 ईस्वी में मीर कमरुद्दीन चिंकलीज खान निजामुल्क ने। अगला, रुहेलखंड 1727 में स्थापित किया था अली मोहम्मद खान ने रुहेलखंड को 1727 में स्थापित किया था। भरतपुर 1740 में स्थापित किया था बदन सिंह ने भरतपुर को 1740 में स्थापित किया था। अगला, मैसूर को 1761 में स्थापित किया था हैदर अली ने। मैसूर को 1761 में स्थापित किया था हैदर अली ने। अगला देखते हैं, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? अवध के जो है शासक वो नवाब या वजीर कहलाते हैं। नवाब वजीर अवध के शासक कहलाते थे। अगला, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन जो है ये ग्रामीण जाटों को एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया, चूड़ामन या चूड़ामणि। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय और विद्वान व्यक्ति कहा जाता है सूरजमल को। अगला, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी में तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो फर्रुखसियर से। मुर्शिद कुली जाफर खान को बंगाल तथा उड़ीसा की जो है सूबेदारी मिली थी फर्रुखसियर से मुर्शिद कुली जाफर खान को। अगला देखते हैं,
किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिद कुली जाफर खान ने ढाका के स्थान पर बंगाल को राजधानी बनाई थी। सॉरी, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की? मुर्शिदाबाद की स्थापना की मुर्शिद कुली जाफर खान ने। मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली जाफर खान ने। और ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी मुर्शिद कुली जाफर खान ने। अगला, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रथम कारण था मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1717 ईस्वी में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खान एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्यवसाय। तो क्या हुआ था ना, जब फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में जारी किया था फरमान, उसी समय से जो है ये अली जो है मुर्शिद कुली अली खां और ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बीच में विवाद हो रहा था, इसी की वजह से। अगला देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। अगला देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से की, जिसे यह न तो छेड़ा जाए तो शहद देती? सॉरी, फिर से देख ले। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी? जिसे मतलब यदि ना कुछ करे तो वो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खी काट कर प्राण लेगी। यदि उसको हम छेड़छाड़ करेंगे, कुछ मारेंगे, तो वो काट के प्राण लेगी, ऐसा कहा जाता। तो ये किसने कहा था? तो अली वर्दी खां के बारे में ऐसा कहा गया था। तो ये अली वर्दी खां जो है ये बंगाल का नवाब था और यूरोपीय लोगों की तुलना जो है मधुमक्खी से की थी अली वर्दी खान। अगला देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ता करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है। ये अली वर्दी खां ने कहा था। अगला, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी परिस्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? ये अली वर्दी खां जानता था कि ये हम फेंक देंगे, मतलब कि भारत से निकाल देंगे। किसको निकाल देंगे? तो ईस्ट इंडिया अंग्रेजों को जो है निकाल देंगे, परंतु नहीं हुआ, उसकी ही समुद्रों में बोली में आग लग गई थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105 को। क्वेश्चन नंबर 105 है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारियों को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेजों, फ्रांसीसी एवं डच, तीनों अंग्रेजों यानी कि अंग्रेज भी था, फ्रांसीसी एवं डच तो को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना? यानी कि बंगाल का जो है नवाब अली वर्दी खां था, इसको बोला गया कि मतलब कि फिर से बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दिया? तो यह अली वर्दी खां जो है ये अपने उत्तराधिकारी को बोला कि अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, क्योंकि इन तीनों में अंग्रेज सबसे शक्ति है और पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये कहा था अली वर्दी खां ने। अगला देखते हैं, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला हुआ। अगला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे
विवाद के कारण थे अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी और अंग्रेज द्वारा दस्तक का दुरुपयोग और भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। ये तीनों 1 2 3 है, ये अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच का विवाद था, यही तीनों। अगला, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार किया गया था। 15 से 20 जून के 15 से 20 जून सॉरी फिर से देख लेते हैं। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला अधिकार किया गया था 1756 में 15 जून से 20 जून के बीच में 15 जून से 20 जून के बीच में किया गया था 1756 में। अगला, काल कोठरी की त्रासदी हुई थी 20 जून 1756 में। काल कोठरी की त्रासदी हुई थी 20 जून 1756 में। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 में। अलीनगर की संधि हुई थी। पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। अगला, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से रॉबर्ट क्लाइव को साबत जंग युद्ध में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिया। रॉबर्ट क्लाइव की जागीर कहलवाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। 24 परगना था जो कि रॉबर्ट क्लाइव का जमींदार कहलवाने का क्षेत्र था। 24 परगना। अगला, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के क्योंकि जो है ये मीर कासिम जो था ये मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप न हो। अगला, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारों का अनादर करते हैं तथा उन्हें रीत याचना देते हैं। तो मीर कासिम जो है ये ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा ये सब कि आपके लोग जो है यहाँ पे भारत में आकर के ऐसा करते हैं, ये मीर कासिम ने लिखा था। अगला, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चूंकियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया? तो मीर कासिम ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए करों को एवं चूंकियों को खत्म कर दिया और एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था, ये मीर कासिम ने। अगला, रॉबर्ट क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है शाह आलम द्वितीय जो है जब हुई थी इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की जब प्रथम संधि हुई थी इसमें शाह आलम द्वितीय को करा और इलाहाबाद के जिले दिए गए थे और कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थानीय रूप से मिली थी, ये भी हो गया था। अगला, हैदराबाद के उत्तर के जिले उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दे दी गई थी। तो ये क्या हुआ था, हैदराबाद के जिले जो है ये उत्तरी सरकार को अंग्रेज़ों के जागीर के रूप में जो है मान्यता दे दी गई थी। इसी की वजह से, इसी तीनों की वजह से ज़्यादा अंग्रेज़ों को और छूट मिल गया था भारत में बसने का। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का होगा 114, क्वेश्चन नंबर 114। तो ये कह रहा है इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किसके बीच हुई थी? तो शुजा उद दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को। अगला,
कर्नल क्लाइव का गदा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? कर्नल क्लाइव का गदा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो मीर जाफर को। अगला, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बोतल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? तो मुबारक जो है ये कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बंगाल के नवाब को जो है भूसे से भरे एक बोतल के रूप में उल्लेखित किया। अगला देखते हैं, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के उत्तराधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितने लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इनमें से किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो मीर जाफर के लिए प्रयुक्त किया गया था। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपना वो बना लिया था, और उसमें जब चाहे मन मीर जाफर ये अंग्रेज़ों का ज़्यादा मदद करता था, और अंग्रेज़ों को मीर जाफर को राजगद्दी पर बैठा दिया, और मीर जाफर ने सारा धन लूट करके बोला सब ले जाओ। वो मीर जाफर ने लेने का छूट दे दिया था। इसी की वजह से ये मीर जाफर के बारे में कहा गया है। अगला, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्र नगर स्थापित किया? हैदर अली ने डीडी गुल में एक शस्त्र नगर स्थापित किया था फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से। अगला, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेंगे, अंततः भारत से भी निकाल कर बाहर करेंगे? ये हैदर अली ने घोषणा कर रखी थी। अगला देख लेते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में। इसके कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 1767 से 1769 में हुआ था। ये कौन सी संधि से समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, ये 1780 से 1784 में हुआ था, और ये मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 1792 में हुआ, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुई थी। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल थीम्स। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में जनरल थीम्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल आयरकूट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था मेजर जनरल मेडोज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल स्टुअर्ट। अगला देखते हैं, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में 1782 ईस्वी में हो गई थी। अगला, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर का नाम था लॉर्ड मैकेरीने ने अंग्रेज़ों के तरफ से किस संधि को पे साइन किया था? तो मंगलोर की संधि पे लॉर्ड मैकेले ने अंग्रेज के तरफ से साइन किया था, और उधर से जो था हैदर अली की तरफ से ये टीपू सुल्तान था। अगला,
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अगला देखते हैं, टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत जो है 1792 ईस्वी में जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच में, तो इसके तहत टीपू सुल्तान को जो है अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा था और टीपू सुल्तान को जो है 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा था। और जो यही तो नहीं, और जो है ये अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। 2 बेटों को अंग्रेजों के पास भेजना पड़ा था। ये 3 गलत है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126 को। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए फ्रांस से, अरब से, अफगानिस्तान से, मारीशस और तुर्की से जो है ये संबंध स्थापित किया था, संपर्क किया था अंग्रेज़ों को निष्कासित करने के लिए। टीपू सुल्तान फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मारीशस और तुर्की से संपर्क किया था। अगला देखते हैं, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो टीपू सुल्तान के संबंध में जो है, टीपू सुल्तान ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया, सही है। टीपू सुल्तान ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की, सही है। टीपू सुल्तान ने माप तोल के लिए नए पैमाने को अपनाया, सही है। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम जैकोबिन कवल की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विवाहित करने लगा। ये भी सही है। तो 1 2 3 4 जो है टीपू सुल्तान के बारे में सही है। अगला देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुर्षीय संयुक्त मोर्चे में शामिल थे ट्रवनकोर निजाम और मराठा एवं अंग्रेज जो है। तृतीय मैसूर युद्ध के समय में टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो है ये चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में जो है ये शामिल थे ट्रवनकोर निजाम मराठा एवं अंग्रेज। ट्रवनकोर निजाम मराठा एवं अंग्रेज। ट्रवनकोर निजाम मराठा एवं अंग्रेज शामिल थे। अगला, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जब उस समय जो है 1799 ईस्वी में। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 ईस्वी में, और इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया और वोडेयार वंश के एक बालक कृष्ण राय द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि लाद दी गई। एक बच्चा था वोडेयार वंश के, उसी को जो है कृष्ण देव राय द्वितीय जो है ये राजगद्दी पर बैठा करके और सहायक संधि की लाद दी गई थी, कर लिए थे। अगला देखते हैं, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान ने कहा था। अगला, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जीना। तो यह टीपू सुल्तान ने कहा था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, सिखों के प्रथम गुरु नानक देव थे और
मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना में था। पाकिस्तान ननकाना में है, तलवंडी पाकिस्तान में है, तलवंडी ननकाना पाकिस्तान में है वर्तमान में, ये सही है। और सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव का मूल नाम लहना था, ये भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया, सही है। और सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शाहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीति मामलों में रुचि दिखाई। तो इसमें जो है सभी जो है सही है, गुरु सिख सब के बारे में सभी सही है। अगला देख लेते हैं कि सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दासांग धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया। गुरु अर्जुन देव ने सभी सिख दशांग धार्मिक कर वसूल आरंभ कर दिए थे और साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किए थे गुरु अर्जुन देव ने। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। अब बहुत ही कम बचा है तो अच्छा से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए किया? तो ये धोखेबाजी की जो है, ये धोखेबाजी की उद्देश्य नहीं थी। लॉर्ड वेलेस्ली की धोखेबाजी की उद्देश्य नहीं थी अपने पद्धति का प्रयोग फिर से निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया? तो धोखेबाजी का जो है ये नहीं किया था। सहायक संधि, समालेलन, युद्ध जो है ये लॉर्ड वेलेस्ली किया, परंतु धोखेबाजी नहीं किया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया, सही है। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पादशाह की उपाधि धारण की थी, सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनवाया गया, ये भी सही है। तो ये चारों जो है सही है। अगला, किस सिख गुरु ने कहा था, सर दादा सिरे ना दादा? सर मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तो ये कहा था तेग बहादुर ने कहा था, सर दादा सिरे ना दादा, मैंने अपना सर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। ये गुरु तेग बहादुर ने कहा था। अगला, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा? किस सिख गुरु को बाकला द बाकला के बाबा कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। अगला, सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो गुरु गोविंद सिंह के संबंध में जो है, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जो है बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताया, सही है। और गुरु गोविंद सिंह जो है ये मखोबल आनंदपुर में उन्होंने गुरु निर्वाचन किया, सही है। गुरु गोविंद सिंह जो है 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश जारी किया, सही है। गुरु गोविंद सिंह जो है 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाने के गए निगम जारी किए थे।
अगला देख लेते हैं, इसी में ये भी है। उन्होंने पाहुल प्रथा का आरंभ किया। गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा का आरंभ किया। जाति वंदन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया था गुरु गोविंद सिंह ने। अगला देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचना है दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा को लिखा है। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र चरित्र और जफरनामा को। अगला, किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने बनवाया था, वीर बंदा बहादुर ने, बैरागी में। अगला, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो फर्रुखसियर के आदेश पर की गई थी। अगला, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने की थी सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना। अगला, रंजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अपने विजय युद्ध लड़े, उसके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रमिक व्यवस्थित की। जो रंजीत सिंह सबसे पहले लाहौर को जीता, उसके बाद अमृतसर को, उसके बाद कांगड़ा को, उसके बाद कश्मीर को। रंजीत सिंह ने लाहौर को जीता, अमृतसर को जीता, कांगड़ा को जीता और कश्मीर को। लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर को रंजीत सिंह ने जीता। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर पर अधिकार करने के बाद रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। अगला, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्त हुई थी? अमृतसर की विजय के अभियान के समय में रंजीत सिंह को जो है जमजमा नामक तोप प्राप्त हुई थी। अगला देखते हैं, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने थे? तो भंगी मिसल से जो है रंजीत सिंह ने लाहौर एवं अमृतसर को छीने थे। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी को छीना था? तो भंगी मिसल से छीना था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146 को। रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि और जिससे संधि की गई। रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि की थी 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो के साथ अमृतसर की संधि हुई थी रंजीत सिंह द्वारा। रंजीत सिंह ने रोपन की संधि 1831 ईस्वी में की थी विलियम बेंटिंक के द्वारा। विलियम बेंटिंक के साथ जो है रंजीत सिंह ने रोपर की संधि की थी 1831 ईस्वी में। त्रिपक्षीय संधि 1836 ईस्वी में रंजीत सिंह ने किया था। लॉर्ड आयरलैंड और शाहभुजा के साथ जो है रंजीत सिंह ने किया था त्रिपक्षीय संधि। अगला, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित किया गया? सतलज नदी को। अगला, रंजीत सिंह ने अपने राज प्रशासन विशेषता सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे वंतुरा शामिल थे, अलार्ड शामिल थे। वंतुरा, अलार्ड, कोटर एवं गार्डनर एवं एविल टेबल, ये सभी शामिल थे। वंतुरा, अलार्ड, कोटर एवं गार्डनर, एविल टेबल शामिल थे। अगला, पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे रंजीत सिंह। अगला, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-1846 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849 के समय पंजाब राज्य का शासक था दिलीप सिंह था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय में पंजाब राज्य का जो है शासक था वो दिलीप सिंह था।
अगला देखते हैं, लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। भोरेवाल की संधि हुई थी 1846 में। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था 1849 में। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था 1849 में। अगला, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज में किया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में जो है सिंध का विलय अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया था, लॉर्ड एलन बरो के समय में। अगला, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। अगला, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को कालानुक्रमिक सजाइए। तो सबसे पहले वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था हैदराबाद, उसके बाद किया था मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध के नवाब, उसके बाद पूना के पेशवा किया था ये लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार। अगला, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था ऐसा। अगला देखते हैं, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गई जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने, यह कंपनी उनकी सहायता बनी, लॉर्ड कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा था। कार्ल मार्क्स ने ऐसा कह दिया था। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 158 को। बस अब 10 क्वेश्चन बना है तो अच्छा से आप लोगों को देखना है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक माना जाता है था डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था डुप्ले। अगला, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को व्यापक रूप से प्रदान किया था भारत में। अगला, पिंडारियों का दमन हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। पिंडारियों का दमन हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड एम्सहर्स्ट के समय में। लॉर्ड एम्सहर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठगों का दमन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। मैकाले का शिक्षा की नीति प्रस्ताव हुई थी विलियम बेंटिंक के समय में। अगला देखते हैं, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था चार्ल्स मेटकाफ ने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था समाप्त। अगला, ये समाप्त नहीं किया था, मतलब हिंदू विधवा पुनर्विवाह, जितना मतलब कि विधवा व्यक्ति थी, विधवा जो महिला थी, उन सभी का विवाह जो है पुनर्विवाह एक्ट चलाया था लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। अगला देखते हैं, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। अगला देखते हैं, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्य को कालानुक्रमिक सजाइए। गोद प्रथा पर जब डलहौजी ने जब्ती का सिद्धांत लगाया, प्रारंभ किया, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, उस समय जो राज्य है उसके शिकार में आया, उसका है सतारा, संबलपुर, और सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। सतारा, संबलपुर और जोधपुर। सतारा, संबलपुर और जोधपुर, यह बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। अगला देखते हैं, सुंगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? सुंगोली की संधि 1816 में हुई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 1886 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1852 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 से 1886 में। सुंगोली की संधि हुई थी 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 1826 में। सॉरी, इसमें जो है ये हम गलत बोल दिए थे, तो इसको फिर से देखते हैं। सुंगोली की जो संधि हुई थी वो 1816 में हुई थी, सही है।
और सुंगोली की संधि 1816 में हुई थी, सही है। और देखते हैं, बस अभी 10 क्वेश्चन। सुंगोली की संधि 1816 में हुई थी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये 1824 से 1826 में हुआ था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1852 में हुआ था, सही है। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ 1885 से 1886 में हुआ था, सही है। 1 2 3 4 सही है, आप लोगों को यहाँ पे देखना है, सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें हो जाएगा बस यही सही है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो नादिर शाह की सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। अगला देखते हैं, केरल के राजा मार्तव वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो मार्तंड वर्मा के बारे में, उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, ये सत्य नहीं है मार्तंड वर्मा के बारे में। अगला देखते हैं, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? तो कच्चा माल थे कपास। 18वीं सदी में कच्चा माल थे कपास, रेशम, सोरा और अफीम कच्चा माल थे। अगला देखते हैं, आज का जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। 1769 में कौन विजित हुआ था? हैदर अली विजित हुआ था। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। तो दोस्तों, आप लोगों का जो ये क्लास नंबर 29 ख़त्म हो चुका है, और अगले वीडियो में क्लास नंबर 30 में आप लोगों को हम कराएंगे। क्लास नंबर 30 में कराएंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या था, ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से क्लास नंबर 30 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।